नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। टैरिफ अटैक के बाद खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में जोरदार बिकवाली। मेटल, फार्मा, तेल गैस इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। कल जोश दिखाने वाले फार्मा सेक्टर में आज मचा कोहराम। ट्रंप ने दी फार्मा पर बड़ा टैरिफ लगाने की धमकी। 4% तक टूटा निफ्टी फार्मा इंडेक्स, शेयर भी लुढ़के। ग्लोबल मंदी की आशंका और चीन की रेटिंग डाउनग्रेड से मेटल शेयर पिघले। निफ्टी मेटल इंडेक्स 6% तक टूटा। वहीं क्रूड में गिरावट जारी, आज फिर 4% तक टूटा ब्रेंट। बैंकॉक में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक में उठाया हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में जांच और सुरक्षा की उम्मीद जताई। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पास। विपक्ष में बड़ी बेचैनी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान। ममता बनर्जी बोली, सरकार बदली तो रद्द करेंगे कानून। बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने हावड़ा में शर्तों के साथ पुराने रूट पर दी यात्रा की इजाजत। दिलीप घोष बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता। नहीं रहे अभिनेता मनोज कुमार। मुंबई में 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार के पूरे अपडेट के साथ। ट्रंप के टैरिफ बम ने आज भारतीय बाजार का मूड बिगाड़ दिया। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 340 पॉइंट टूटा तो वहीं सेंसेक्स 931 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। एफएमसीजी को छोड़ सभी पीएससी के जितने सेक्टर इंडेक्स है उनमें भी गिरावट ही दिखाई दी। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौरियाल से। तो कंचन, बताएं आज कैसा रहा स्टॉक्स का हाल, कहां तेजी और कहां गिरावट रही? जी, जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते बाजार में एक डेंट तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। बाजार का मूड तो बिगड़ा है, साथ में इन्वेस्टर्स का भी मूड आज काफी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आया है। स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई आज के सत्र में देखने को मिली है। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पे हमें एक अप मूवमेंट देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस, इसके Q4 के अपडेट्स आए थे, जिसके बाद यहाँ पे मूवमेंट आया है। टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी पैक हालांकि आज फ्लैट बंद हुआ है, कोई गिरावट इसने नहीं दिखाई है। एचडीएफसी बैंक क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, जिसके बाद ये देखने को मिला है ब्रोकरेज ने भी यहाँ पे जो लक्ष्य हैं बढ़ा दिए हैं। और अपोलो हॉस्पिटल में भी हमें एक मामूली तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। ये बात करते हैं कि गिरने वाले शेयर्स आज के सत्र में कौन से रहे हैं। मेटल स्टॉक, फार्मा स्टॉक, ऑयल गैस, सब में ही पिटाई जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, सारे ही काउंटर्स में जो पेन है वो और भी ज्यादा स्टीप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप का हाल लेके आइए स्क्रीन पे। बात करते हैं एफएमसीजी पैक, सबसे पहले नाम उसी का है। मैरिको 3% की बढ़त देखने को मिली है। मैक्स फाइनेंशियल 2%, हेल्थ केयर में 2% और कोलगेट में करीब करीब 1% की बढ़त आज के सत्र में देखी गई है। अब देखिएगा कि गहराई किस तरीके की है, जो गिरावट है वो किस तरीके की। भारत फॉर्ज यहाँ पे 8.25% की कमजोरी। मसगांव डॉक में 7.25%, एनएमडीसी 8% और हिंदुस्तान जिंक भी करीब करीब 7% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। तो जो पेन है वो काफी ज्यादा गहरा है। जी, शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए आपको बता दें, टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। ट्रंप ने अब फार्मा सेक्टर पर बड़ा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। The pharma is going to be starting to come in, I think, at a level that you haven't really seen before. We are looking at pharma right now, pharmaceuticals as a separate category, and we'll be announcing that sometime in the near future, not too distant future. तो ट्रंप के ताजा ऐलान के बाद कल का सबसे बड़ा हीरो सेक्टर फार्मा आज बाजार में सबसे ज्यादा गिरा। पूरी खबर जान लेते हैं विनी मोतीवाला से। तो विनी, बताएं क्या है पूरी जानकारी और किन भारतीय कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा?
बिल्कुल। तो आज जो रीसेंट कमेंट्री आई है ट्रम्प से और प्रेसिडेंट ट्रम्प से, उन्होंने बताया है कि अब वो फार्मा को एक सेपरेट कैटेगरी की तरह देख रहे हैं। कल भी हमको पता था कि यस फार्मा में आएंगे टैरिफ्स, पर कब आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे वो नहीं पता था। अब थोड़ी और क्लैरिटी आ रही है कि उन्होंने बोला वो अनाउंस कर लेंगे ये टैरिफ नियर फ्यूचर में होंगे और डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं। तो जल्दी जल्द हम देख सकते हैं कि मे बी फार्मा में भी कोई टैरिफ्स की अनाउंसमेंट आ सकती है। अभी ये अंडर रिव्यू है। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की कमेंट्री थी। नाउ रिकैप करते हैं कि क्या हुआ था, इंडिया में कितनी टैरिफ लग रही है फार्मा प्रोडक्ट्स पे, कितना यूएस में जो जा रही है प्रोडक्ट। नाउ इंडिया जो चार्ज कर रहे हैं टैरिफ यूएस इंपोर्ट्स पे, फार्मा इंपोर्ट्स पे, वो फ्रॉम यूएस जो है वो है 10% की टैरिफ, वाइल यूएस अभी कोई टैरिफ नहीं चार्ज कर रहा है इंडिया पे। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ये टैरिफ की बात चल रही है। सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है ये फार्मा सेक्टर में, और कौन सी कंपनीज को सबसे ज़्यादा रिस्क है? जेनेरिक फॉर्मुलेशन प्लेयर्स और सीएमओ प्लेयर्स फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। उनकी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होती है स्पेशली जेनेरिक प्लेयर्स की यूएस मार्केट में, और उसकी वजह से उन पे इम्पैक्ट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ओवरऑल बात करें तो सिटी ने बताया है कि एनालिसिस करके कि वन टाइम का जो इबिडा इम्पैक्ट इन कंपनीज पे हो सकता है वो एज मच एज 9 to 12% की रेंज के बीच में हो सकता है। नाउ डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट एक्सपोजर है, उसकी बात कर लेते हैं। ग्लैंड फार्मा 50% एक्सपोजर है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इबिटा पे वो होगा अराउंड 8 to 10% में। औरोबिंदो फार्मा 48% की एक्सपोजर है यूएस से, वहाँ पे इम्पैक्ट होगा अराउंड 12 से 13%। डॉक्टर रेड्डीज भी 10 से 12% की इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी उनका एक्सपोजर है अराउंड 47%। लुपिन 37% है एक्सपोजर, उसका इम्पैक्ट होगा 6 to 7%। सिप्ला का भी 5% से कम ही होगा इम्पैक्ट, सन फार्मा और टोरेंट फार्मा। तो यहाँ पे लुपिन, सिप्ला, सन, टोरेंट इम्पैक्ट कम है ना। इनमें से कई सारा कंपनी है यहाँ पे जहाँ पे यूएस में उनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो वो वहाँ से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसीलिए सिप्ला देखे, लुपिन देखे, डॉक्टर रेड्डीज देखे, इनकी इम्पैक्ट थोड़ी कम है इन टर्म्स ऑफ इबिटा। दूसरी कंपनी जिसकी ऑलरेडी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है सिंजन, पिरामल फार्मा और साया लाइसेंसेस। तो इन पे इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है, पर ओवरऑल एज ऑफ नाउ फार्मा थोड़ा प्रेशर में है आज, जो रीसेंट कमेंट्रीज आई उसकी वजह से। जी शुक्रिया विनी इस पूरी जानकारी के लिए। तो ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी टैरिफ भारत को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर कई सारे ब्रोकरेजेस फर्म्स हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है। क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट्स पे, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली जैसे कि हमने देखा कि कल से बाजार में हाहाकार मची हुई है। ट्रंप का टैरिफ तो लग गया है, लेकिन अब क्या करना है? अब देशों की जो जीडीपी है, देशों की जो इकोनॉमी है, वहां पे क्या रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है? इसके ऊपर काफी सारी ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने अपना स्टांस रखा है। आइए सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैक्वेरी ने एक रिपोर्ट निकाली है जहां पे उन्होंने बोला है, देखिए बात ये चल रही थी कि जो इंडिया है वो यूएस के इंपोर्ट्स है उस पर लगाता है 52% का टैक्स, लेकिन उसके बाद एक रिपोर्ट निकल के आई, एक रिसर्च निकल के आई है कि ऑन एन एवरेज अगर रेट देखा जाए टैरिफ का तो वो केवल 8% का है। ये रिपोर्ट है GTRI की। तो जिस तरीके से हम एक डिस्पेरेंसी देख रहे हैं इस दोनों के दोनों रेट के ऊपर, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गई है। मैक्वेरी का ये भी कहना है कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि जो यूएस है उन्होंने इंडिया के इंपोर्ट के ऊपर 26% का जो टैक्स है वो किस तरीके से लगाया है, यानी कि काफी बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। इसके साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि आने वाले टाइम पे हमें हो सकता है कि जो जीडीपी है हमारी वो 50 बेसिस पॉइंट्स तक गिरती हुई दिखाई दे, यानी कि इंडिया की जीडीपी पे इस टैरिफ रेट से एक बड़ा डेंट आने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। इसके बाद अगर हम गोल्डमैन सैक की माने तो उनका मानना भी ये है कि जो हमारी इंडिया की जीडीपी है उसमें अप्रोक्सीमेटली 30 बेसिस पॉइंट्स का हमें एक डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए रेट कट भी आने वाला है, उसको लेके भी काफी ज्यादा जो अनसर्टेनिटी है वो इस टाइम पे मार्केट के अंदर पैदा हो गई है। मार्केट ने तो ऑलरेडी डेंट खा ही लिया है, लेकिन जो अब इंडिया की इकोनॉमी है वो भी खतरे पे आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बर्नस्टीन की। देखते हैं कि बर्नस्टीन का क्या कहना है। बर्नस्टीन का साफ कहना है कि जितना ये गहरा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये इतना गहरा नहीं है। इंडिया इससे ज्यादा जो टैरिफ है वो यूएस में लगाता है, इसलिए हमें नहीं लगता कि जो ट्रेड वॉर एक्सलेशन की बातें चल रही है वो अभी नियर टर्म पे कोई आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो चाइना पे टैरिफ लगाया गया है वो इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो जो चाइना का लॉस होगा उससे इंडिया को अच्छा
खासा एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज उन्होंने हाईलाइट की है कि जिस तरीके से ये टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं उससे जो यूएस की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें एक बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट की डिमांड में एक पेन आ सकता है नियर टर्म में और साथ ही साथ मीडियम टर्म में भी। इवेंचुअली इससे होगा क्या, जो आईटी फर्म्स है उससे जो उनके जो रेवेन्यूज है, उनके जो मार्जिन्स है उस पे इंपैक्ट पड़ेगा और इन रिटर्न वो इंपैक्ट करेगा सीधा सीधा देश की इकोनॉमी को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जेफरीज का इस पे क्या कहना है। जेफरीज का इस टाइम पे कहना है कि यूएस के लिए इस टाइम पे ज्यादा बड़ी चिंता की बात है अगर इसे हम कंपेयर करें इंडिया की चिंता से। बिकॉज इसके साथ साथ उन्होंने आईटी सेक्टर पे अपना स्टांस रखा है। उन्होंने बोला है कि आईटी सेक्टर में डेफिनेटली एक पेन आता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ, बिकॉज जो इंडियन कंपनीज का एक्सपोजर है यूएस के अंदर वो काफी ज्यादा है, इस लिहाज से जो डेंट है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके बाद उन्होंने जीडीपी की भी बात की है कि हमारी हो सकता है कि जीडीपी पे एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे, बिकॉज जो ट्रेड इंपोर्ट का रेशियो है वो काफी बड़ा है, जिससे ये सीधा सीधा एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये 4 ब्रोकरेज थी जिनका अलग अलग स्टांस था, लेकिन अगर हमें क्यूमुलेटिव समझे तो जो इंडिया की जीडीपी है ऑन एन एवरेज हमें 50 बेसिस पॉइंट्स तक घटती हुई दिखाई दे सकती है। तो ट्रम्प टैरिफ का असर बेस मेटल और क्रूड पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कॉपर 3 हफ्तों तो जिंक 9 महीने के नीचे फिसल गया है। वहीं ब्रेंट कल 6% गिरने के बाद आज 4% नीचे कारोबार कर रहा है। कैसी है स्थिति, जानते हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, टैरिफ का बेस मेटल्स पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे ज़्यादा जो हिला हुआ काउंटर यहाँ पर फिलहाल है वो क्लियरली मेटल्स है। अंडरलाइंग कमोडिटी और मेटल स्टॉक्स जैसे कि आप बार बार दिखा ही रहे हैं, बहुत ज़ोरदार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत क्विकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि एल्यूमिनियम और जिंक अब यहाँ पर मल्टी मंथ लोज पे हैं। एल्यूमिनियम में हमने 7 महीने के लोज पर कारोबार होता हुआ देखा है, जिंक अब 9 महीने के लोज पर है। ये दोनों ही मेटल बिटवीन 5 to 6% इस हफ्ते में गिर चुके हैं और ये दोनों मेटल्स अब इस साल के लिए भी नेगेटिव हो चुके हैं। पिछले हफ्ते ये सारे के सारे मेटल्स वाईटीडी में पॉजिटिव थे, लेकिन इस हफ्ते की जिस तरह की मार पड़ी है, एल्यूमिनियम और जिंक स्पेशली बहुत डिक्लाइन में है। कॉपर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 1.5 महीने के लोज पर कारोबार है। आयरन और 5 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा सेल ऑफ हमने आता हुआ देखा है। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो एनीवेयर बिटवीन 4 to 8% की गिरावट यहाँ पर मेटल्स में भी है। बाजार इंतजार करेगा कि किस तरह की कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर टैरिफ्स को लेके होती हैं, क्योंकि यूएस एंड चाइना दोनों मेजर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर हैं मेटल्स के, और चाइना में जिस तरह के बहुत बड़े टैरिफ्स यहाँ पर लगे हैं उसका सीधा इंपैक्ट हमने मेटल्स पे आता हुआ देखा है। नियर टर्म में बाजार मानता है कुछ और पेन या प्रेशर देखने को मिल पाएगा। एज एंड व्हेन थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम आता हुआ देखेंगे। मेटल एज अ पैक, क्योंकि ये टैंजिबल कमोडिटी है, एनर्जी से लेकर ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट्स, कंस्ट्रक्शन, केबल्स एंड वायर, सब में ये यूज होता है। तो आगे जाके कुछ सपोर्ट जरूर निकल के आएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ बिकॉज एल्यूमिनियम जिंक दोनों बहुत ज्यादा पिटे हैं, नियर टर्म मोमेंटम यहाँ पर ऑन द वीकर साइड है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बाद क्रूड की क्या स्थिति है? थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बिकॉज जिस तरह की गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है, काफ़ी फ्री फॉल है। कल 6% की गिरावट थी और अगर आप अपनी स्क्रीन्स पे अब देखें तो 3% कच्चे तेल में गिरावट और दर्ज हो चुकी है। ज़्यादातर बाजार का मानना है कि जिस तरह से इन्वेंट्री यूएस में बढ़ी है, ओपेक अपना उत्पादन बढ़ाएगा, कच्चे तेल में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर जानकार ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि यहाँ से 8 से 10% या $10 की गिरावट और आप कच्चे तेल में देख पाएंगे। उन स्तरों पर यहाँ पर ये कुछ ठहरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर उसके नीचे प्राइसेस जाएंगे या 60 के नीचे प्राइसेस जाएंगे तो शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ से भी और नीचे गिर सकते हैं। 8 to 10% एक व्यू यहाँ पर निकल के आ रहा है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो ट्रंप के टैरिफ के तूफान से दुनिया भर के बाजार में त्राहिमाम मचा हुआ है। आज आवाज अड्डा में इसी पर हम करेंगे खास चर्चा। कब थमेगा तूफान, 7:57 पर जरूर देखिए। चले बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, पेटीएम के साउंड बॉक्स पर अब आपको पेमेंट स्क्रीन भी दिखेगी। स्टार्टअप महाकुंभ में पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम साउंड बॉक्स के नए फीचर्स, ट्रम्प टैरिफ जैसे मुद्दों पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। सर, पेटीएम पर 3 रुपए प्राप्त हुए। देखिए, अभी तक आपको आवाज़ आती थी, हमने इस पे एक स्क्रीन लगा दिया है, जिसकी वजह से जब बहुत बार ग्राहकों को अच्छा नहीं लगता या दुकानदार को अच्छा नहीं लगता कि वो आवाज़ करे सिर्फ, तो ये पेमेंट एक्वायर करता रहेगा और वो यहाँ पे पढ़ सकता है।
टिपिकली ये उन दुकानों पे हमने देखा जहाँ पे बड़ा पेमेंट होता है, 10-20 हज़ार रुपये का पेमेंट होता है, तो वो चाहते नहीं है कि दुकान पे सबको पता चले और सबको बोले कि इन्होंने पेमेंट करी, इन्होंने कौन करा। तो ये उस जगह के लिए है जहाँ पे साउंड बॉक्स चाहिए परंतु आपको विजुअल कंफर्मेशन भी चाहिए। सोलर वाला भी इसमें हाँ बिल्कुल, तो इसमें इस पर्टिकुलर वन जहाँ पे हमने ये स्क्रीन लगाया है, यहीं पे हम सोलर चिप लगा देते हैं। वो टिपिकली उस जगह पे है जहाँ पे सोलर चाहिए, तो इसका मतलब वो बाहर के लिए है, तो हमने सोलर लोकेशन को ही यहाँ पे स्क्रीन में कन्वर्ट किया है। तो सोलर साउंड बॉक्स का फ़ायदा ये है कि उसको चार्ज ही नहीं करना पड़ता। तो पेटीएम के साउंड बॉक्स में बहुत सारे जो वेरिएंट्स हम ला रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए ला रहे हैं कि दुकानदार को, चाहे वो बड़े स्टोर में बैठा हो, चाहे वो एक लेट्स से स्ट्रीट वेंडर हो, उसको सब तरह से पेमेंट हम सॉल्व करें। सर, ये जो ट्रम्प टैरिफ आया उसके बाद आप ये पेमेंट फिनटेक सेक्टर में क्या कुछ बदलाव, कुछ चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, सबसे बढ़िया क्या है कि हमारा फिनटेक और पेमेंट सिस्टम आत्मनिर्भर है। ये ट्रूली आत्मनिर्भर भारत की पहली पहचान कि पेमेंट हमारा देश में ही बना हुआ है। तो इसलिए हमें ट्रम्प सरकार के टैरिफ से या किसी और बाहर की एक्टिविटी से मोर और लेस सिग्निफिकेंट शील्डिंग रहती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जो यंग स्टार्टअप्स को होती है, वो होती है कि उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलते, क्योंकि इन्वेस्टर सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं शायद यूएस के स्टॉक सस्ते हो गए हैं तो मैं वहाँ इन्वेस्ट कर लूँ। तो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। जल्दी देश में एयर टैक्सी की टेस्टिंग शुरू होने जा रही है। बंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सरला एविएशन ने बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ करार किया है। भारत मंडपम में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ में इस एयर टैक्सी के प्रोटोटाइप को शोकेस भी किया गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसे दिखती है ये एयर टैक्सी। स्टार्टअप महाकुंभ में अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो स्टार्टअप जो देश में एयर टैक्सी का कॉन्सेप्ट लेकर आने जा रहा है और किस तरह से ये एयर टैक्सी तैयार की गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप है जो स्टार्टअप महाकुंभ में शोकेस किया गया है। एविएशन के क्षेत्र में जो स्टार्टअप है इनका नाम है सरला एविएशन, बेंगलुरु बेस्ड ये कंपनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर टैक्सी का जो प्रोटोटाइप है। आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत झलक लगेगी ड्रोन की, लेकिन जो ये पूरी तरह से एयर टैक्सी है मैं आपको बता दूं ये देश में ही बनाई गई है, बंगलुरु में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। अब इसकी खासियत क्या रहेगी तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम कैपेसिटी की बात करें, पैसेंजर कैपेसिटी की, तो 6+1 है, यानी कि पायलट के साथ 6 और लोग एयर टैक्सी में बैठ सकते हैं और 30 से 40 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सकते हैं। इसके लिए इसको चार्ज करना होगा। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक की एयर टैक्सी है और कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि जब आप इस एयर टैक्सी को 20 से 25 मिनट में पूरा चार्ज कर लेते हैं तो 30 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस आप आसानी से कवर कर पाएंगे, वो भी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। एक अपडेट ये भी है कि सरला एविएशन जो इस तरह के एयर टैक्सी को लाने जा रहा है, उन्होंने शुरुआत में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ टाई अप भी किया है। अगले 4 से महीने में इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2028 में एयर टैक्सी भारत में भी उड़ती हुई दिखाई देगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। पिछले साल 2024 में साइबर फ्रॉड के जरिए भारतीयों को 22,800 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। 2023 की तुलना में देखें तो सिर्फ एक साल में फ्रॉड की रकम दोगुना हो गई। संसद में एक सवाल के जवाब में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ये जानकारी दी है। क्या कुछ कहा गया है जवाब में, जान लेते हैं असीम से। तो असीम बताएं क्या कहा है सरकार ने अपने जवाब में। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि जो साइबर फ्रॉड की नेशनल हेल्पलाइन है उसके ऊपर सरकार को पिछले साल 20 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली और साइबर फ्रॉड के जरिए भारतीयों को 22,800 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया गया। सबसे ज्यादा चूना शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर या फिर किसी दूसरे निवेश में ज्यादा रिटर्न देने के नाम पर लगाया गया। इतना ही नहीं, डिजिटल अरेस्ट की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई साइबर फ्रॉड करने की कॉल आती है तो इसकी शिकायत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के ऊपर भी करें। सरकार ने इस पोर्टल को एक डिजिटल इंटेलिजेंस पोर्टल भी बनाया है, उसको सभी राज्यों की पुलिस के साथ जोड़ दिया है। जैसे ही कोई शिकायत सरकार को मिलती है, सरकार इस शिकायत को उस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देती है और उसके जरिए उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता को भी सावधान रहने की जरूरत है। उपभोक्ता के पास अगर किसी इस तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो उसकी शिकायत जरूर करें, सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगी। लेकिन आपकी सावधानी आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकती है। जी,
तो क्यों बढ़ता जा रहा है साइबर फ्रॉड और क्या है इसका इलाज? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर देखिए। तो साल का वो समय एक बार फिर आ गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में ये भव्य आयोजन होने जा रहा है और आप भी जरूर इस मौके में शामिल हो और इसका हिस्सा बने। स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बैंकॉक में द्विपक्षीय मुलाकात की। इस मौके पर यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को एक तस्वीर गिफ्ट की। ये तस्वीर 3 जनवरी 2015 की है। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 102वीं इंडियन साइंस कांग्रेस में प्रोफेसर यूनुस को गोल्ड मेडल दिया था। दोनों नेताओं ने खास तौर पर जो चर्चा की उसमें हिंदुओं की सुरक्षा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार जैसे मामले शामिल रहे। साथ ही आपको बता दें कि इस पर चर्चा हुई है और काफी संतोषजनक ये बातचीत रही है। वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मुहर लग चुकी है। देर रात राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 128 जबकि विपक्ष में 92 वोट पड़े, यानी सरकार के पास जितना आंकड़ा था उससे भी 6 वोट ज्यादा बिल के पक्ष में पड़े। लोकसभा की तरह यहां भी 12 घंटे से ज्यादा देर तक बिल पर बहस की गई। बिल पास होते ही सदन में जय श्री राम के नारे लगाए गए और अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर वक्फ के मौजूदा कानून में बदलाव अमल में लाए जाएंगे। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि चर्चा में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार जिन्होंने अपने सुझाव भेजे और जो लंबे समय से हाशिए पर थे उन्हें मदद मिलेगी। संसद में पारित कानून को आगे बढ़ाएंगे। दशकों से वक्फ की जवाबदेही में कमी थी। लोगों के अधिकार की रक्षा करेंगे। गरीब और मुस्लिम महिलाओं को भी मदद मिलेगी। वक्फ बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद भी इस पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी ने बिल पास होने के बाद कहा कि इससे जरूरतमंदों को फायदा होगा। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी पर हमला बोला। देखिए, बिल तो पारित होना ही था, लेकिन हम हमारी बात रखी है। ये जो बिल है, अमेंडमेंट बिल वक्फ में, वो क्यों लाया है? मुसलमानों की चिंता है? मुसलमानों की संपत्ति की चिंता है? नहीं। ये पूरा जो संपत्ति है लाखों करोड़ों की वक्फ बोर्ड की, वो अपने कब्जे में लेने के लिए बिल लाया है, खास करके जमीनें, लैंड्स। ये वक्फ के संशोधन विधेयक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक वाकिफ जिस मंशा से वक्फ को करता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी को हम गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहे हैं और इस वक्फ की आमदनी से गरीब को, पसमानदा को, ख़वातीन को, अनाथ को, बच्चों को, महिलाओं को, विधवाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। तालीम में या उनके हेल्थ में या और मदद मिलेगी। तो भारी हंगामे के बीच संसद का बजट सत्र आज खत्म हो गया। आखिर के 2 दिनों में देर रात तक दोनों सदनों की कार्यवाही चली और भारी विरोध के बावजूद पास हुआ वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पारित हो गया। इसके साथ ही दोनों सदनों से कुल 16 बिल पारित किए गए। और संसद के इस पूरे बजट सत्र में क्या कुछ हुआ जानते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, संसद का ये बजट सत्र कितना सफल रहा? बेसिकली संसद का बजट सत्र की जब शुरुआत हुई थी तो उम्मीद नहीं थी कि इसका समापन कुछ इस तरीके से होगा। अंत आते आते तक हंगामा इस कदर बढ़ गया और ख़ास तौर से तब जब सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया कि देर रात तक दोनों सदनों की कार्रवाई आखिर के 2 दिनों में देर रात तक चली और फिर आधी रात के बाद बिल को पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से पारित किया गया और इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल सदन के दोनों सदनों से पारित हो गया। और इसके अलावा सरकार ने इस बिल को पारित करने के साथ साथ दोनों सदनों के कुल मिलाकर 26 बैठकें हुई और कुल 16 बिल पारित किए गए। लेकिन इससे पहले जो एक महत्वपूर्ण बिल पारित हुआ वह है बजट को
लेकर के फाइनेंस बिल, जिसमें इनकम टैक्स में जो बड़ी राहत का ऐलान किया गया था, जो चालू कारोबारी साल से लागू किया जाएगा, वो पिछले कारोबारी साल खत्म होने से पहले इस बिल को भी सदन पारित करने में कामयाब रहा। अगर आप देखें, इसके अलावा इनकम टैक्स में राहत देने वाले बिल के अलावा डिपॉजिटर और इन्वेस्टर्स के हितों के लिए बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को सरकार ने पारित किया। साथ ही साथ विदेश विधेयक को भी सरकार ने यहाँ पे पारित किया, जिससे भारत आने जाने वाले लोगों के नियमों को कैसे और ज़्यादा आसान बनाया जाए। अगर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देखें तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 118% रही, तो राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 119% रही। लेकिन इस सत्र को कहें तो इस कदर से याद किया जाएगा, एक तो इनकम टैक्स में राहत के लिहाज से, दूसरा वक्फ संशोधन बिल के लिहाज से, जिसको सरकार ने दोनों सदनों में पारित कर दिया है, और इसका असर आने वाले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है, खास तौर से जब बिहार जैसे राज्यों में चुनाव होंगे तो। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मामले पर दिल्ली में बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया। दिल्ली में मौजूद बंग भवन के सामने बीजेपी के सांसद इकट्ठा हुए, जिसमें केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार भी शामिल थे। उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी नेताओं को झूठे आरोप में फंसाने वाली हैं। उन्होंने दावा किया कि रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल में करोड़ों की संख्या में शोभा यात्रा निकालेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पुलिस झूठे आरोप लगाकर बीजेपी नेताओं को फंसाएगी। देखिए, आज मकसद ये था कि जिस तरीके से बंगाल में हमारे हिंदुओं के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार हो रही है, बंगाल में एक के बाद एक हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दंगा हो रहे हैं, और ये ममता बनर्जी करा रही है। इसके खिलाफ आज बंगाल के रेसिडेंस कमिश्नर के विरुद्ध हमारे यहाँ जनता परमिशन की मोहताज नहीं है, हिंदू किसी भी परमिशन की मोहताज नहीं है। हिंदू रामनवमी सालों से मनाते आ रही है, इस बार भी मनाएगी। ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो बंद करे। तो रामनवमी पर सियासी हंगामे के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हिंदू पक्ष की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी पर शोभा यात्रा की सशर्त इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने हथियार लेकर नहीं चलने की शर्त पर शोभा यात्रा की इजाजत दी है। लंबी बीमारी के बाद आज सुबह अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। देशभक्ति से भरी भूमिकाओं के लिए